प्यारे दोस्तों, तो आज हम लेके आए आप सभी के बीच मैट्रिक क्लास के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम लोग फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन का 17 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर चुके थे और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से मैट्रिक एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स मंगाएंगे। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम देखते हैं बारी बारी से एक क्वेश्चन। जैसे एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा। एक उत्तल दर्पण याद रखिए, उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वह हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है, काल्पनिक होता है और छोटा होता है, ह्रासित यानी छोटा। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो आपका ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19। ईंट क्या है, बेस्ट क्वेश्चन है ये। ईंट क्या है बताइए, बताइए विद्यार्थियों, बताइए ईंट क्या है। पारदर्शी पदार्थ है कि अपारदर्शी पदार्थ है कि पारभासी है कि इनमें से कोई नहीं है। पहले देखिए पारदर्शी क्या है। पारदर्शी ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके उसको बोलते हैं पारदर्शी। जैसे हवा, हवा एक पारदर्शी पदार्थ है तो हवा तो होगा नहीं। अपारदर्शी यानी जिसके आर पार नहीं देखा जा सके उसको अपारदर्शी बोलते हैं। यानी यहाँ पे ईंट जो होगा अपारदर्शी पदार्थ होगा। यानी आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी अपारदर्शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है कैसा। हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है दीप्त की, प्रदीप्त की, दीप्त या प्रदीप्त, इनमें से कोई नहीं। मतलब यह आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं हमारी आंखें जो देख सकती है, क्या देख सकती है, तो दीप्त वस्तुएं और दीप्त वस्तुएं, यानी दीप्त और प्रदीप्त दोनों वस्तुएं हो जाएगा। यानी कहा जाए तो ठोस या जो भी होगा वस्तु हम देख सकते हैं, ठीक है। यानी दीप्त यानी प्रकाश जो उत्पन्न करता है उसको दीप्त बोलते हैं और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते उसको अप्रदीप्त बोलते हैं। अप्रदीप्त यानी प्रदीप्त। यानी हमारी आंखें जो देख सकती है, आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी यानी दीप्त और प्रदीप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना होगा एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। तो बताइए मनुष्य में दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो मनुष्य में को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। यानी आप बताइए कि एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता है, उसका दुगुना कर दो, दुगुना कर दो, अपने ग्रुप में शेयर कर दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो कृपया करके एक बार शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैट्रिक के जितने भी विद्यार्थी उसमें शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। 21 का क्या होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी 6 मीटर प्रति सेकेंड। यानी जितना भी दिया होगा 3 दिया होगा तो 6 करेंगे, 5 दिया 10 कर देंगे, 15 दिया हो 30 करेंगे बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर संयुग्मी फोकस संभव है केवल किस दर्पण में। संयुग्मी फोकस संभव है किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में या समतल दर्पण में या साधारण कांच में। तो साधारण कांच तो होगा नहीं, आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तल दर्पण में होता ही नहीं है,
यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी दे रखा है, फोकस दूरी दे रखा है, वक्रता त्रिज्या निकालना है। आप जानते हैं फोकस दूरी एफ का मान दिया है आपका, फोकस दूरी क्या दे रखा है जी, चलिए बताइए, आपको बताना है। फोकस दूरी एफ का मान दिया है कितना, एफ का मान दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, है ना। तो आर बराबर होता है क्या, बताइए आप। एफ बराबर जब r/2 होता है तो आर का मान क्या हो जाएगा, तो फोकस दूरी का दुगुना, फोकस दूरी का, क्योंकि एफ गुने 2 कर देंगे तो फोकस दूरी दे रखा है 20, तो वक्रता त्रिज्या करेंगे उसका दुगुना, यानी 20, 2 गुने 20, 2 गुने 20 कितना होगा जी, आपका बता दिए फटाफट, 40, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 बताना है आपको, 24 नंबर बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट बताइएगा। करेक्ट, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण कैसा होगा। देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्पण ऐसा दर्पण बताइए जिसके निकट रखने पर वस्तु प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो वह अवतल दर्पण में ही होता है, वो ओनली अवतल दर्पण, और कोई दर्पण में होता नहीं है। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा कितना, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग को बताना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। ये मैट्रिक बोर्ड के लिए स्पेशल बैच चल रहा है। फिजिक्स का एक एक क्वेश्चन, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स, टोटल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयारी कराया जाएगा और आपको मैथमेटिक्स का एकदम अद्भुत तैयारी कराया जाएगा, ताकि आपका मैथमेटिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे और आप जाएं तो क्लास में पूरा ओपनली बना के आएँ। चलिए मिलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्यान से, करें किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः उस दर्पण में होता है। करें किसी दर्पण के सामने चाहे आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण कैसा है, तो वह दर्पण होगा आपका दर्पण क्या हो जाएगा, तो आपका दर्पण हो जाएगा समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। केवल उत्तल गलत हो जाएगा, केवल समतल गलत, केवल अवतल तो होगा ही नहीं। अगर समतल और उत्तल एक साथ देता, लेकिन यहाँ दिया है समतल और उत्तल, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 26, करे यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण कैसा होगा, बताइए आपको बताना। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने रखने किसी भी दूरी पर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और छोटा बनता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कराए क्या, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है कैसा, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब अपना कैसा बनता है, बताना है आप सबको। करे क्या, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और अनंतता के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच कहीं भी बन सकता है, या ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी ध्रुव और फोकस के बीच। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या जी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्या कि किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब वो वस्तु प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, परावर्तित अपवर्तित दोनों करता है। तो इसका ये ऑप्शन डी गलत होगा, क्योंकि परावर्तित और अपवर्तित दोनों तो करेगा नहीं।
अपवर्तित और अवशोषित नहीं होगा। परावर्तित, हम किसी वस्तु को तभी देखते हैं जब प्रकाश की किरण उस पे पड़ के हमारी आंखों पर पड़ती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं, और नहीं तो हमें कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देता। क्योंकि मान लीजिए हम अंधेरे में खड़े हैं और लाइट अंधेरे में खड़े हैं और अचानक क्या होता है, हम चाहते हैं किसी वस्तु को देखें तो क्या देख पाते हैं? नहीं देख पाएंगे। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर हम कोशिश करते हैं कि लाइट है और मेरे पास, हम अपनी आंखों से जब वस्तु को देखते हैं तो हम वस्तु को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकरा के हमारी आंखों पर पड़ती है, तभी हम उस वस्तु को क्या करते हैं, यानी टकरा कर लौटना, यानी परावर्तन। परावर्तन यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में नहीं बनता है? तो वास्तविक दर्पण अवतल दर्पण में बनता है, समतल अवतल में बनेगा, सभी दर्पण, लेकिन समतल दर्पण में नहीं बनेगा। सी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि समतल दिया लेकिन अवतल दे रखा है, इसलिए गलती हो गया। यानी सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, डी बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन ए, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है, ध्रुव से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है। आपका ऑप्शन होगा 30 का, प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है ना, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा 30 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधान अक्ष के समानांतर अवतल दर्पण में फोकस से जाती हुई किरणें क्या होता है, प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। समझ गए? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? समतल दर्पण कभी नहीं। समतल दर्पण में तो बना प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, क्योंकि आईना देखे है ना, और आईना के पास अगर आप खड़े होते हैं तो आप चाहते हैं कि उस अपना प्रतिबिंब उस पर उतार दें, तो कभी नहीं उतार पाएंगे। इसलिए आपका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बी ऑप्शन सही होगा। कर है क्या, प्रकाश की ये किरण किसी समतल दर्पण पर 60 कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? आप याद रखिए, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए मिलते, ए ऑप्शन नहीं सॉरी, यहाँ पे प्रकाश की किरण की समतल दर्पण पर, समतल दर्पण दिया ना, 60 कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण उसका आधा होता है, इसलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे क्या कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, कि आभासी, कि बहुत बड़ा बनता है कि छोटा बनता है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, आभासी बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34। कराया क्या, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया जा गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, की वक्रता केंद्र पर, की वक्रता केंद्र के परे, या दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? डी, यानी डी ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा वस्तु का स्थिति हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। करे क्या, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? मिल सकता है यानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो अवतल दर्पण के द्वारा। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा। कौन दर्पण जी? कौन दर्पण? तो अवतल दर्पण द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है?
आपको बताना है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी उल्टा भी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमेशा सीधा बनता है उत्तल दर्पण, हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। करें अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। वस्तु अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाता है। इसका ऑप्शन होगा फोकस पर, कि फोकस के अंदर, की वक्रता केंद्र से परे, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो आपका आंसर होगा फोकस के अंदर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा फोकस के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपको देखना है। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा। उल्टा होगा कि सीधा होगा, कि सीधा भी हो सकता है या उल्टा भी, या इनमें से सभी गलत है। सभी तो गलत नहीं है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, उल्टा होगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइड मिरर वीवीआई क्वेश्चन है, एक बार शेयर जरूर कीजिए क्योंकि सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार आप जबरदस्त ताली मारिए और एक बार सही जवाब दीजिए आप लोग। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, दोनों की में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों अगर आप देख रहे हैं तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस दोनों, या इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस की अवतल लेंस बताइए आप लोग। साइड मिरर के रूप में याद रखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर कुकर सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर के द्वारा जो कुकर चलता है सौर सेल के द्वारा, उस कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है, किस दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, समतल दर्पण की, परावलयीय दर्पण। तो इसका ऑप्शन होगा 40 का ए, अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अवतल दर्पण के बाद सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट हो चाहे उसके ऊपर वाला वो सोलर कुकर हो, तो ये दोनों सोलर कुकर या सर्च लाइट दोनों में एक ही दर्पण का प्रयोग होता है। प्रवर्तक सतह अवतल का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, अवतल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है किसमें, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन ए होगा ऑप्शन सही, सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंग कैसा तरंग है, प्रकाश तरंग ध्वनि तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, या प्रावीण्य प्रसरप विद्युत चुंबकीय तरंग। ये तो क्वेश्चन इसके कल भी हम रिवाइज करवाए थे और आज भी रिवाइज करवा दिए। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है ये प्रकाश तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा या औंधा या उल्टा या तिरछा। तो इसका ऑप्शन होगा 44 का ए, सीधा हमेशा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन एक से बड़ा या एक से ज्यादा, एक से कम या एक से ज़्यादा या एक के बराबर। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब का आवर्धन होता है वो आपका एक के बराबर होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप भाई बहन देख रहे हैं तो कृपया करके एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अभिसारित होती है, अपसारित होती है, या समानांतर हो जाती है, अपसारित हो जाती है। तो आपका हो जाएगा अपसारित हो तो लगती है, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अपसारित हो तो लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण में परावर्तन का नियम का पालन नहीं होता है कि दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है या वहाँ विसरित परावर्तित होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 47 का
47 का ऑप्शन हो जाएगा ए, होता है। गोलीय दर्पण में प्रवर्तन के नियम का पालन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? ध्रुव के, कि फोकस के, कि वक्रता केंद्र के, कि क्या बताइए आप लोग? ध्रुव के, क्योंकि बताया गया ना सारी बिंदु यहीं से मापा जाता है, ध्रुव से। ये जितना भी होगा ना ये सब ध्रुव से मापा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। अनंत परिस्थित किसी बीम का, यानी बीम मतलब वस्तु, और अनंत परिस्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पे बनता है, तो उसका वर्धन क्या होगा? m इज इक्वल टू 0 या m लेस 1 या m ग्रेटर 1 या m इज इक्वल टू 1। तो याद रखिए कि यहाँ m का मान अनंत पर अगर कोई वस्तु रखा गया हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस बनता है, यानी m का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा कितना? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी साइड मिरर, मोटर गाड़ी साइड मिरर, साइड मिरर उत्तल दर्पण, मोटर गाड़ी उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, जो आईना होता है वो उत्तल दर्पण का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो वह वस्तु की स्थिति क्या होती है? वक्रता केंद्र पर, या वक्रता केंद्र से पर, या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? डी ऑप्शन, यानी दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या? एक अवतल दर्पण में वस्तु की और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी क्या? आभासी और बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भाई बहन जितने भी मैट्रिक क्लास के विद्यार्थी इस बार 2023 के एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए विशेष क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या की दुगुनी, सॉरी, उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगुनी नहीं होती है, आधी होती है। फोकस दूरी जो होता है एफ इज इक्वल टू होता है r/2, r/2, यानी वक्रता त्रिज्या की क्या होगा? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। कहाँ पर स्थित वस्तु से, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण अनंत पर, अनंत पर, अनंत पर। याद रखिए जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अनंत होगा तो अ बराबर फ, याद रखिए। अ बराबर अनंत रहेगा तो फोकस पर, फोकस रहेगा तो अनंत पर। बहुत ही सिंपल अपोजिट है। अनंत पर रहेगा वस्तु तो फोकस पर बनेगा, और जब फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। चलिए तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा खत्म ही होने वाला है ये हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट लेसन का। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण मिल सकता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो। 56 नंबर, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब में से किस दर्पण से बनता है? करे क्या? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से बनता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज के लिए इतना ही होगा, और इसके बाद हम लेके आएंगे दूसरा वीडियो। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आभासी प्रतिबिंब केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, के तीनों प्रकार के दर्पण, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा तीनों प्रकार का दर्पण द्वारा हम किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इतना ही आज के लिए, इतना ही। तब तक मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में।
इसके लिए